गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा बीएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। और उस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे जनरली वो हमारा जो टॉपिक रिलेटेड है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पार्ट से रिलेटेड है। मीन्स उसके अगर हम एप्लीकेशन बात करें उसका जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो ज़्यादा है। और हम जो हमारा बीएससी लेवल पे जो प्रैक्टिकल होता है बीएससी फाइनल ईयर की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास एक साल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा प्रैक्टिकल आता है उसमें हम एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं। और सेकंड ईयर में हमारे पास कुछ एनालिसिस होती हैं, ग्रामेट्रिकल एनालिसिस, और फर्स्ट ईयर में जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती हैं, वो सब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है इसमें अगर हम बात करें। सो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली हम देखेंगे कि उस टॉपिक को हम किस तरह से उसमें क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या उसमें प्रिंसिपल्स है या किन जो मेन पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। सो आज मैं आपको, वैसे तो हमारा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, बट जो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे मैं आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव मीन्स जैसे नेम से जस्ट हो रहा है। सो क्वांटिटेटिव मीन्स हमें वहाँ पे क्वांटिटी की बात करनी है। जो हमारे पास वहाँ पे किसी भी जो कोई कंपाउंड है उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनकी प्रोपोर्शन की हमें बात करनी है कि उनकी जो अमाउंट है वहाँ पे वो कितनी है, मिलीग्राम में, ग्राम में, किसी भी उसमें हो सकती है वो, इवन लीटर, मिलीलीटर, किसी भी उसमें वो टर्म में हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है या वो सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो सकती है। वो डिपेंड करेगा हम किस तरह की एनालिसिस कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं या ग्रामेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम ग्रामेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सॉलिड, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड होता है। सो हम वहाँ पे ग्राम, मिलीग्राम इस तरह से हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की तो वहाँ पे फाइनल वॉल्यूम चेक करते हैं कि जब केमिकल चेंज हो रहा है किसी रिएक्शन में तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या चेंज हो रही है, और उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। सो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे यहाँ पे नेम से जस्ट हो रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स हमें क्वांटिटी की बात करनी है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ, क्वांटिटेटिव क्या है, डिटर्मिनेशन मीन्स हमें उसको डिटरमाइन करना है जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी क्या प्रोपोर्शन है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस कंटेंट ऑफ द वेरियस कंटेंट्स ऑफ ए गिवन मटेरियल, कि जो भी हमारे पास मटेरियल है जो भी हमारे पास मटेरियल है उसका हमें उसको डिटरमाइन करना है कि उसमें जो प्रोपोर्शन है मीन्स उनकी क्या प्रोपोर्शन है। ओके उनके हमारे पास क्या प्रोपोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि उसकी कोई भी मेरे पास, जैसे मैं सपोज करूँ मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कोई एक मटेरियल है। अब मुझे इसमें बताना है कि मैग्नीशियम कितना है और सल्फेट कितना है। ओके अगर मुझे 5 ग्राम दे दिया जाए और मुझे पूछा जाए कि मैग्नीशियम की अमाउंट बताओ और सल्फेट की अमाउंट बताओ, सो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। या जो इसमें हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो आता है हमारे, जो स्टडी आती है इस तरह की उसको आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और साथ में क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देख लो आप। सपोज करो मेरे पास कोई एक पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में मेरे पास कोई भी, मैंने आपको साल्ट दे दिया, आपके पास कोई भी साल्ट है, आपको नहीं पता कि उस साल्ट में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। आप उसको डायरेक्ट, अगर आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिजिकली ऑब्जर्व करके आप उसको नहीं बता सकते। अगर मेरे पास कोई भी, अगर मैं हैंड में बात करूँ, अगर मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास यहाँ पे सपोज करो मैं NaCl ही ले रहा हूँ, मुझे पता है कि NaCl, लेकिन आपको नहीं पता कि वो क्या है, तो आप उसको कैसे बताओगे कि उसमें सोडियम है, क्लोरीन है, या उसमें किस तरह का कंपाउंड है। हमारे पास मैग्नीशियम है, सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, ओके कैल्शियम सल्फेट है, किसी भी तरह का हो सकता है, मर्क्यूरिक आयोडाइड है, ये लेड सल्फेट है, वो किसी भी तरह का हो सकता है हमारे पास। सो आप उसको कैसे बताओगे। अगर हम सिर्फ जस्ट ये बता रहे हैं कि उसमें कैटायन रेडिकल, दिस वन इज कैटायन रेडिकल और दिस वन इज अनायन, दिस वन इज एसिड रेडिकल, और इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल।
ये हमारे पास एसिड रेडिकल होता है जो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और जो नेगेटिव फॉर्म में हो गया हमारे पास बेसिक रेडिकल। सो अगर आप ये डिटेक्ट कर लेते हो कि उसमें एसिड रेडिकल ये है, बेसिक रेडिकल ये है, तो वो सब आता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो आता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस में। वो किस में आता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स आपने सिर्फ ये बताया कि उसके अंदर मैग्नीशियम है, उसके अंदर एसिड रेडिकल ये है और बेसिक रेडिकल ये है, ओके। लेकिन जब एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के आप अमाउंट भी बताते हो, उसकी जो प्रोपोर्शन है उसको अगर डिटरमाइन कर लेते हो, सो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो हमारे पास दो टर्म होती है, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और जो मैं अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास दो तरह की एनालिसिस होती हैं, एक तो वॉल्यूमेट्रिक होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और सेकंड होती है ग्राविमेट्रिकली, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम बात करते हैं वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। कि ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सिर्फ पे डिपेंड करती है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन द सोल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। अगर कहीं पे कुछ केमिकल चेंज हो रहा है और उस टाइम उसकी जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आ रहा है, और उसकी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है। आपने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के प्रैक्टिकल होते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम डिटेक्ट करते हैं कि उसका जो कलर है लाइट पिंक हो गया या डार्क पिंक हो रहा है, यहाँ पे कलर डिस्चार्ज हो रहा है, डिफरेंट टाइप की हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती हैं। सो उन सब में हम क्या करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम को हम ऑब्जर्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन अंडरगोइंग केमिकल चेंज। कि जब किसी सॉल्यूशन में कोई केमिकल चेंज हो रहा है उस टाइम उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, जो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट है वो होता है सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंडर। मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन अंडरगोइंग केमिकल चेंज, या ड्यूरिंग द केमिकल, जब भी किसी रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद हम करते हैं बात ग्राविमेट्रिक एनालिसिस की। अगर मैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस की बात करूं, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स टू बी एस्टिमेटेड इज प्रेसिपिटेटेड एंड एनालिसिस इज कंप्लीटली बाय ए वेइंग ऑपरेशन। यहाँ पे कंप्लीटली हम यहाँ पे हमने वॉल्यूम की बात की, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रेसिपिटेट की बात करनी है। और प्रेसिपिटेट को अगर आप मेजर करना है आपको, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो उसके वेइंग पे डिपेंड करेगी। आप उसका जो आप वे करोगे कि वो कितना ग्राम है, कितना मिलीग्राम है, कितना किलोग्राम में, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के, किस लेवल पे, किस स्केल पे आप रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। आप अपने लैब में कर रहे हो रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो आपको वहाँ पे किलोग्राम या ग्राम में रिएक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती, अब मिलीग्राम से भी काम वहाँ पे आपका चल जाता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हो तो आपको वहाँ पे किलोग्राम, टन्स, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए ग्राविमेट्रिक जो एनालिसिस है उसको परफॉर्म कर रहे हो। सो हम बात करें ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स in which the constituents to be estimated is precipitated and analysis is weighing operation, and analysis is completed by weighing operation, बाय वेइंग ऑपरेशन। देखो मैंने कहा था ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हमें प्रेसिपिटेट की बात करनी है। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स टू बी एस्टिमेटेड, जो हम कंस्टिट्यूएंट को हमें एस्टिमेट करना है,
जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे मैग्नीशियम और सल्फेट दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमें इसका एस्टिमेशन करना है, इज एस्टिमेटेड इज प्रेसिपिटेटेड, हमें उसके प्रेसिपिटेशन के बेस पे उसको एस्टिमेट करना है। और जो कंप्लीट एनालिसिस की प्रोसेस होती है वो होती है एनालिसिस इज कंप्लीटेड बाय वेइंग ऑपरेशन, कि जब तक हम उसको वे नहीं करेंगे तब तक हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके एनालिसिस को हम वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ग्रामेटिकल इज क्या, इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स टू बी एस्टिमेटेड इज प्रेसिपिटेटेड एंड एनालिसिस इज कंप्लीटेड बाय वेइंग ऑपरेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास जैसे एक सिल्वर कॉइन है, आई हैव सिल्वर कॉइन, मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है, आपको बताना है कि उसमें सिल्वर कितना है। आपको क्या बताना है कि मेरे पास जो सिल्वर कॉइन है उसमें सिल्वर कितना है, कितने ग्राम, अगर मैं वो डिपेंड करता है कि कॉइन मेरे पास कितना है, क्योंकि सिल्वर के साथ ये तो होगा ना वहाँ पे कंप्लीटली सिल्वर होगी, कुछ और कॉपर वगैरह भी वहाँ पे हो सकता है, उसके साथ कुछ दूसरी मेटल्स भी हो सकती हैं। सो मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है, मुझे उसमें परसेंटेज निकालनी है कि सिल्वर कितना है वहाँ पे। सिल्वर कॉइन है मेरे पास कोई, उसको मैं सिल्वर कॉइन में मैं क्या कर डालूं, कंसंट्रेटेड HNO3 को उसको डिजोल्व, कंसंट्रेटेड HNO3 में उसको मैं क्या करूंगा, डिजोल्व करूंगा। कंसंट्रेटेड HNO3 में डिजोल्व होने के बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सिल्वर मेटल उसमें डिजोल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद मुझे उसको प्रेसिपिटेट आउट करना है, तो उसे मैं उसकी रिएक्शन कराऊंगा, वहाँ पे हम रिएक्शन को कराते हैं, उसके बाद उसकी रिएक्शन करते हैं हम क्लोरीन के साथ। मैं उसमें क्या करूँगा, क्लोरीन ऐड करूँगा। क्लोरीन ऐड करने के बाद वहाँ पे मेरे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl, मेरे पास वहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और जो सिल्वर क्लोराइड जब वहाँ पे बनेगा, सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या होगा, इंसोल्यूबल होगा। इंसोल्यूबल होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। पीपीटी जो मैंने यहाँ पे लिखा वो क्या है, उसके व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं, चलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के वहाँ पे प्रेसिपिटेट आएंगे। अब जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है मैं उनको क्या करूँगा, फिल्टर आउट करूँगा, फिल्टर करने के बाद उनको वे करूँगा। वे करने के बाद मैं उनकी परसेंटेज को वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास सिल्वर कॉइन में जो सिल्वर की परसेंटेज है वो कितनी है, कि इन द सिल्वर कॉइन हाउ मच द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट। सो वो होता है हमारे पास ग्रामेट्रिक एनालिसिस। वो किस टर्म में आता है हमारे पास, ग्रामेट्रिक एनालिसिस में आता है। सो अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो, जो ग्रामेट्रिक एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामेट्रिक एनालिसिस में सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, जो मेन ऑपरेशन क्या वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का है, कि आपका प्रेसिपिटेशन किस लेवल पे होता है, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होता है, ये प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कम होता है, प्रेसिपिटेशन में इम्प्योरिटी है या नहीं। सो जो सारा हमारे पास सिस्टम डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी आपको बोला था कि सब चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, आपकी प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगी, जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो किस लेवल पे होता है। अगर आपका प्रेसिपिटेशन अच्छा है, जो आप रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करने के लिए हमें जो भी कंडीशंस वहाँ पे चाहिए, अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो आपका जो प्रेसिपिटेशन है वो अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि जो कंप्लीटली, जैसे सिल्वर कॉइन की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसमें क्लोरीन में कम डाल देता हूँ तो उसमें क्या होगा, सिल्वर को क्या कम क्लोरीन मिलेगा, तो कुछ सिल्वर उसमें HNO3 में डिजोल्व रह जाएगा और कुछ AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मुझे इस चीज़ को वहाँ पे कंफर्म करना है कि मेरा प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। और Cl2 यहाँ पे काम करेगा एज ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट का काम। Cl2 वर्क एज एन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, जो Cl2 होगा वो वहाँ पे काम करेगा, मैं लिख रहा हूँ PPT रिएजेंट, प्रेसिपिटेटिंग। वो क्या करेगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट का काम करेगा कि कितने अच्छे से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। सो ग्रामेट्रिक एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रेसिपिटेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि हमारे पास कुछ रिएक्शन, अब तक तो आपको इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में नहीं पता कि हम प्रेसिपिटेशन को कितना अच्छे से, कि जो हमारे प्रेसिपिटेट जो उसमें बनेंगे हमारे, उनका साइज क्या होगा, कितने अच्छे से वो फिल्टर हो सकता है, उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। सो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि हमारा जो सारा ग्रामेट्रिक जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और वी कैन से ग्रामेट्रिक जो एनालिसिस है, वो कंप्लीटली डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रेसिपिटेट पे। तो हमें जो थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम जो हमारा जो ग्रामेट्रिक एनालिसिस की जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसको कंप्लीटली कैरी आउट कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल हमारा है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन।
अब थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करूँ, हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी हमारे पास क्या होता है कि जब हमें किसी एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करना होता है तो उसके लिए भी हम वहाँ पे कलर चेंज नहीं होता, वहाँ पे जल्दी कलर के बेसिस पे वहाँ पे प्रोसेस नहीं होती, वहाँ पे भी हम प्रेसिपिटेट होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। अगर मुझे कैटायन हो गया या अनायन हो गया, एसिड रेडिकल हो गया, बेसिक रेडिकल हो गया, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आल्सो, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस also the precipitate play a major role। जो प्रेसिपिटेट होता है वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जो प्रेसिपिटेट होता है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। होता क्या है कि जैसे मेरे पास कुछ कैटायंस है, ठीक है, कुछ कैटायंस मैंने उनका प्रेसिपिटेट बनाया, फिर उन प्रेसिपिटेट को फर्दर मैं डिजोल्व करता हूँ। उन प्रेसिपिटेट को फर्दर डिजोल्व करने के लिए जैसे कुछ सम कैटायंस हैं, ठीक है। अब जो वो कैटायंस हैं उनसे तो मुझे उनको हर एक को इंडिविजुअल सेपरेट आउट करना है कि कौन सा उसमें एसिड रेडिकल है, कौन सा उसमें बेसिक रेडिकल है। जैसे अगर मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट ही है तो उसमें क्या है, 2 पार्ट है, मैग्नीशियम भी है, सल्फेट है। जो मेरे पास स्टार्टिंग में जो भी मेरे पास प्रेसिपिटेटिंग फॉर्म में होता है उसको मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे डिजोल्व करूँगा। डिजोल्व करने के बाद जो उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनको हम एज ए प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जो, उनको हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फिर दोबारा डिटेक्ट करते हैं। और जब हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में उनको दोबारा डिटेक्ट करते हैं, जो वहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं, ये तो हम कैटायन, सेम प्रोसेस अनायन के लिए होती है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो कितना अच्छे से हो रहा है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन जितना अच्छे से होगा उतनी अच्छे से हमारी जो ग्रामेट्री का जो एनालिसिस की जो प्रोसेस है वो उतनी अच्छे से वहाँ पे प्रोसीड होगी। उसके लिए कुछ आपको बेसिक, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फंडामेंटल कुछ बातें हैं, या फंडामेंटल कुछ वहाँ पे प्रोसेस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो जो आपका जो प्रेसिपिटेशन है वो अच्छे से होगा। सबसे पहले तो क्या है कि अगर थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन की मैं बात करूं कि एज सून एज ए ड्रॉप ऑफ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन, कि मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है कोई भी, ओके, इस सोल्यूशन में अब मेरे पास ये क्या सभी लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे ये सभी क्या यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा, सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन। और मुझे इसमें क्या डालना है, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट मैं इसमें डाल रहा हूं। मैंने इसमें क्या डाला, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट मैंने इसमें डाला है, अब जैसे मैंने क्या कहा, एज सून एज द ड्रॉप ऑफ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे ये प्रेसिपिटेटिंग जो ड्रॉप यहाँ पे आएगी वो जब इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही वो इस सॉल्यूशन के यहाँ पे कांटेक्ट में आएगी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए जो यहाँ पे ड्रॉप मैंने डाल लिया है, उसकी इस पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन तो कंसंट्रेशन कम है, बट इन पर्टिकुलर एरिया जैसे वो डलेगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो जो उसकी जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन रहेगी। जो उसकी कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, वहाँ पे हाई रहेगी, रिलेटिवली जो कंसंट्रेशन रहेगी वो उसकी क्या रहेगी, वहाँ पे हाई रहेगी। अब उसमें होता क्या है कि जैसे ही इसके कांटेक्ट में होती है, वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो हाई डिग्री ऑफ लोकल एक्सेस, हाई डिग्री ऑफ लोकल एक्सेस का मतलब क्या है कि जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट मैंने वहाँ पे डाला है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो इसका लोकल एक्सेस है, दिस वन लोकल एरिया है जो, उसमें उसकी हाई एक्सेस है, और हाई एक्सेस होने की वजह से वहाँ पे हाई सुपर सैचुरेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, हाई सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन में जनरली क्या होता है, सुपर सैचुरेशन में आपको बता देता हूँ, सुपर सैचुरेशन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्सीड द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड बाय द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्सीड द, बिकॉज प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज एन सोल्यूट, इसको मैं यहाँ पे सोल्यूट भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पे क्या सोल्यूट है, और दिस वन इज सॉल्यूशन, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्सीड द
exceed the concentration of specified value by equilibrium। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होता है, जैसे ही प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इसमें डाला, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट का काम क्या है कि वो सॉल्यूशन में जो भी मेटल है वहां पे उसके साथ प्रेजेंट होकर साथ के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब जैसे ही वो प्रेसिपिटेट बनते हैं वहां पे वो हाई सुपर सैचुरेशन में होते हैं, सिर्फ इस लोकल एक्सेस में, ओवरऑल सॉल्यूशन में की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे लोकल एक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, बट अगर आप पूरा का पूरा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट 5 ml 2 ml 10 ml जितना भी आपको डालना है, ये कितना हो सकता है, 2 ml हो सकता है, 5 ml हो सकता है, या 10 ml हो सकता है एटसेट्रा, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी, जो अमाउंट है वो कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो बीकर है उसमें आपके पास सॉल्यूशन क्या है। सो जो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि एज सुन एज द ड्रॉप ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, comes in the contact of the solution relatively there is relatively high concentration of reagent, कि relatively जो वहां पे concentration reagent की रहती है वो ज्यादा रहती है। at least momentarily means कम से कम एक fraction of second के लिए at the point of contact, जैसे ही वो solution के contact में आएगा। so there is high degree of local access and high super saturation, वहां पे क्या होगी, जो मैंने कहा था high degree of local access and high super saturation वहां पे होगा। precipitate is better caused by slowly introducing the reagent throughout the entire solution, मीन्स उसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपको प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालना है वो स्लोली डालना है, ड्रॉप वाइज। The addition of the precipitating reagent should be slowly and ड्रॉप वाइज, आपको एक साथ नहीं डालना है, आपको उसको हमेशा ड्रॉप वाइज डालना है। जितना आप उसको ड्रॉप वाइज स्लोली कंस्टेंट स्टरिंग के साथ डालोगे, उसको सेक करके कंस्टेंट सेकिंग के साथ उसके डालोगे, उतने ही अच्छे आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज ज़्यादा होगा, पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा तो आपको फिल्टर करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स आपको वहाँ पे गमीनेस या इमल्सन नहीं बनेगा। तो एक तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट में क्या है कि यूज डिल्यूट सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट। अब अगर कंसंट्रेशन रिएजेंट की ज़्यादा है सो सुपर सैचुरेशन बढ़ जाएगा, सुपर सैचुरेशन बढ़ जाएगा। बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज लो देन देयर इज लो सुपर सैचुरेशन। जनरली क्या चीज़ नोटिस की गई है, हाई सुपर सैचुरेशन मीन्स स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल एंड स्मॉल साइज ऑफ द स्मॉल प्रेसिपिटेट, कि जो पार्टिकल का साइज होता है प्रेसिपिटेशन में वो स्मॉल रहता है अगर सुपर सैचुरेशन ज़्यादा है। अगर सुपर सैचुरेशन कम है तो उस केस में जो पार्टिकल का साइज होता है वो अच्छे ग्रो करते हैं, और जब वो अच्छे ग्रो करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास फिल्टर करना उसको आसान रहता है, जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि यूजिंग डिल्यूट सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज सो कंट्रोल्ड, कि कंसंट्रेशन है जो मेरे रिएजेंट की वो सब इस तरह से कंट्रोल करनी है कि दैट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग कंपाउंड इज ओनली स्लाइटली एक्सीड विद द एडिशन ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ द रिएजेंट। अब इस चीज को समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट शुड बी कंट्रोल इन सच दैट वे दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट कंपाउंड ओनली स्लाइटली द प्रेसिपिटेटिंग। जैसे सपोज करो मेरे पास इस सॉल्यूशन में A पॉजिटिव और B नेगेटिव है, ओके, मैंने इसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट मैंने इसके अंदर डाला, मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, मैं सेकंड पॉइंट को यहीं पे कर रहा हूं, A पॉजिटिव और B नेगेटिव है, ओके, मैंने उसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला। प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट क्या करेगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, या तो वो AP बनाएगा या क्या बनाएगा, BP बनाएगा, या तो एसिड के साथ कंबाइन करेगा, बेस के साथ कंबाइन करेगा। वो क्या कह रहा है कि दी सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट शुड बी ओनली स्लाइटली एक्सीड विद द एडिशन ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ द रिएजेंट, कि जो इनकी सोल्युबिलिटी है वो थोड़ी थोड़ी एक्सीड करनी चाहिए। अब इसमें आप इसको इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, या मैं यहाँ पे लिख लूँ जो यहाँ पे जो ये दो मेरे पास आयंस है, अगर इनकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो मीन्स ये क्या रहेंगे, सोल्यूशन में हाईली सोल्यूबल फॉर्म में रहेंगे। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन के
के इक्विलिब्रियम लेस देन के एस पी, किसी भी जो हमारे पास आप इस तरह से उसको समझो कि जैसे मेरे पास ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ओके, जो इनका सोलबिलिटी प्रोडक्ट है वो कम होना चाहिए। अगर जब इनका सोलबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा तभी ये सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेंगे। अगर इनका सोलबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ये सोल्यूशन में सोल्यूबल फॉर्म में ही रहेंगे, वो कभी भी प्रेसिपिटेटिंग की फॉर्म में नहीं आएगा। इसलिए उसने कहा कि हमें जो कंसंट्रेशन है रिएजेंट की उसको इस तरह से कंट्रोल करना है कि जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड की, जो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, जो उनका सोलबिलिटी प्रोडक्ट है वो ओनली स्लाइटली एक्सीड होना चाहिए। स्लाइटली एक्सीड भी इसलिए होना चाहिए कि आपने अगर नोटिस किया हो कई बार हम जब रिएजेंट को डालते हैं तो साथ के साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं 1 सेकंड के लिए। जैसे आप उसको सेक करते हो प्रेसिपिटेट गायब हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट क्या हो जाते हैं वहाँ पे गायब हो जाते हैं कि उसका जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है वो सिर्फ स्लाइटली एक्सीड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ स्लाइटली एक्सीड कर रहा है। अगर वो हाईली एक्सीडेड है, अगर वो हाईली एक्सीडेड है उस केस में क्या होगा, तो आपके प्रेसिपिटेट कभी बनेंगे ही नहीं, वो सिर्फ उससे स्लाइटली एक्सीड करना चाहिए। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज एडिड स्लोली सो दैट मोर टाइम्स इज अलाउड फॉर प्रेसिपिटेशन एंड दस द बिल्डअप ऑफ लार्ज सुपर सैचुरेशन इज प्रिवेंटेड। थर्ड पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हमने उसको इतना स्लोली करना है, द एडिशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट शुड बी स्लोली सो दैट द जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वहाँ पे उसको टाइम मिल सके। जो मेरे पास यहाँ मैंने प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला और जो इसमें ए पॉजिटिव बी नेगेटिव किसी भी तरह का जो आयंस है इसके अंदर, कि उन दोनों को टाइम मिल सके एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए। अगर उनके पास एक टाइम होगा, अच्छा टाइम उनको मिलेगा, तो वो लार्ज पार्टिकल में ग्रो करेंगे। वो क्या करेगा, एक दूसरे को लार्ज उसमें ग्रो करेंगे। जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव है, मैंने उसमें क्लोरीन डाला, कटायन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, कटायन आयन एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं साथ के साथ रिएजेंट डालता रहूँगा तो उनको टाइम नहीं मिलेगा। क्या होगा, मे बी ये हो जाए कि वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेक नहीं किया, एक पर्टिकुलर एरिया में क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और जो कटायन की कंसंट्रेशन है वहाँ पे क्या कर जाए, रिड्यूस कर जाए। सो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट is added slowly so that more time is allowed for precipitation and thus the build-up of large supersaturation is prevented। जो मैंने क्या कहा था, हाई सुपर सैचुरेशन, उसको हमें प्रिवेंट करना है। जितना लो सुपर सैचुरेशन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छे प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसलिए उसने कहा कि सो दैट द लार्ज सुपर सैचुरेशन इज प्रिवेंटेड, जो लार्ज सुपर सैचुरेशन है उसको हम क्या कर सके, वहाँ पे प्रिवेंट कर सके। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्ज सुपर सैचुरेशन शुड बी प्रिवेंटेड ऑलवेज। उसको हमें क्या करना है, ऑलवेज प्रिवेंट करना है। अगर आपका सुपर सैचुरेशन हो जाएगा तो सुपर सैचुरेशन होने की वजह से जो आपका पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर प्रेसिपिटेशन, जब प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, दिस सोल्यूशन इज कूल टू रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में जो हमारे प्रेसिपिटेट है वो क्या रहेंगे, सोल्यूबल फॉर्म में रहेंगे। और अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे फिल्टर कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे फिल्टर करने से क्या होगी, कुछ प्रेसिपिटेट तो हमारे फिल्ट्रेट के साथ चले जाएंगे और जो हमारे प्रेसिपिटेट है उसकी यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्रेसिपिटेट की यील्ड कम होगी तो अभी हमारा जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ग्रामेट्रिक एनालिसिस को जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी यील्ड आएगी वो कम आएगी। जब हम उसको वे करेंगे, यील्ड कम आएगी तो हम परसेंटेज को कम डिटेक्ट करेंगे। परसेंटेज को कम डिटेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जब हम परसेंटेज को कम डिटेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं उसकी एक्यूरेसी वहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सो लास्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर प्रेसिपिटेशन दिस सोल्यूशन इज कूल टू रूम टेम्परेचर टू रिड्यूस सोल्युबिलिटी लॉसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्ट्रेट में ना जाए। After precipitation, this solution is cooled to room temperature to reduce solubility losses. The nature and rate of precipitation depends upon the particle size and particle growth. Okay, अब हम इसके बाद करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल ग्रोथ, कि कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो पार्टिकल के साइज को इफेक्ट करते हैं कि पार्टिकल का साइज अच्छा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। कुछ फैक्टर्स हमारे पास इस तरह के भी अवेलेबल हैं। सो जो ये वीडियो लेक्चर था इसमें मैंने आपको थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन बताया और थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन के साथ साथ थोड़ा बेसिक ग्रामेट्रिक एनालिसिस का, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, और उसके साथ हमने बात की थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ हमने उसमें ये भी देखा कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन को अच्छी तरह से कराने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं। वो 4 पॉइंट को मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है कि फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, आफ्टर प्रेसिपिटेशन
the solution is cooled to room temperature to for solubility losses, या हम कह सकते हैं टू रिड्यूस सोल्युबिलिटी लॉसेस, कि जो हमारे पास सोल्युबिलिटी लॉसेस हैं उनको सोल्युबिलिटी लॉसेस कि सोल्युबिलिटी के जो लॉस हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं अच्छे से, जितना अच्छा वो कूलिंग कंडीशन में रहेगा, नहीं कि आपको उसको फ्रीज करना है, फ्रीज करने से तो उसको फिल्टर ही नहीं कर पाओगे, ओके, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे हो एटलीस्ट, कि आपका जो रूम टेम्परेचर पे उस पर होना चाहिए एटलीस्ट। सो ये था हमारे पास पहला लेक्चर था, वीडियो लेक्चर था क्वांटिटेटिव एनालिसिस और ग्रामेट्रिक एनालिसिस इसको हम बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।